नमस्कार, स्वागत अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी, बताइएगा ज़रूर। और पढ़ाई का जो सिलसिला है, आज का अध्ययन का जो सिलसिला है वो हम आरंभ करते हैं। और आपका कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है। संभवतः कल हम आज हमारा जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। संभवतः कल आपको अंतिम कक्षा मिल जाएगी। ठीक है, व्याकरण की क्लासेस चल रही है। व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। प्रत्यय प्रकरण की तरफ अब हम मतलब तरफ क्यों, उसमें चल रहे हैं। 2 क्लासें हम उसकी ले चुके हैं, आज तीसरी क्लास है प्रत्यय प्रकरण की। बाकी जो शब्द रूप आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जो भी 10-11 शब्द रूप हैं, वो सभी शब्द रूप की कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दी है। उसमें समझने का कुछ भी नहीं है, तो सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको याद करनी है। तो आप लोग उस ग्रुप में जो पीडीएफ शेयर की है, चाहे तो उसको नोटबुक में आप लिख लें, है ना, नोटबुक में लिख करके आप याद करें, या चाहे तो डायरेक्टली उस पीडीएफ से ही आप याद करें, या अगर चाहे किसी के पास सुविधा है तो उनका सीधा आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाके सीधा प्रिंट निकलवा लें, ताकि उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भी आप व्यवस्थाएं करते हैं, आप व्यवस्थाएं करें, लेकिन उनको याद जरूर करें, क्योंकि याद करना मस्ट है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो उनको चाहे आप प्रिंट निकाल के रख लो, चाहे आप नोट्स बना लो, चाहे उनको बढ़िया अच्छे तरीके से एक क्या कहते हैं, गिफ्ट बॉक्स में एकदम पैकिंग करके सजावट करके चाहे अपने शोपीस में रख लो, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको उसका कोई जो प्रॉफिट है वो मिलने वाला नहीं है। तो शब्द रूप अच्छे से याद कर लें आप लोग, जो भी मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में। लगभग 21 पेज की पीडीएफ है, फाइल है पूरी। तो उसमें एक भी शब्द रूप आपका छूटा नहीं है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके सिलेबस में दिया है, व्याकरण के सिलेबस में जो है, वो सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। तो आप लोग अच्छे से याद कर लें। मैं बार बार इस चीज पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि याद जो चीजें याद करने वाली हैं उनको आप लोग याद कर लें अच्छे से। याद करने से क्या है कि आपको बहुत सारे जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि शब्द रूप अगर आप याद करते हैं तो आपके वाच्य परिवर्तन, इस तरीके के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होगा। क्योंकि वाच्य परिवर्तन में क्या है, प्रथमा को तृतीया में परिवर्तित करना, तृतीया को प्रथमा में परिवर्तित करना है। ठीक है, किसी का कर्ता तृतीया है, किसी का कर्म प्रथमा है। ठीक है, तो ये वाच्य परिवर्तन में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो ये चीजें आप तब करेंगे तब आप विभक्तियां और आपको ये शब्द रूप का ज्ञान होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक वाक्य आ गया कि पूरा एक वाक्य है, राम जो है घर जाता है, उसको आपको तृतीया में परिवर्तित करना, या उसका वाच्य परिवर्तन अगर हम करते हैं तो रामेण गृहम, ठीक है, गम्यते, उसको अगर आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा। लेकिन जब तक आपको शब्द रूप याद नहीं है, राम का रामायण कैसे बनाएंगे, वो तो फिर आपकी रामायण बन जाएगी, है ना। तो ये चीज अच्छे से याद कर लीजिए, उन शब्द रूप को बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना। एक एक चीजें बहुत काम की है। आइए फोकस करते हैं आज की हमारी क्लास में। प्रत्यय प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के अंदर आपका पहला क्यों मतलब 8वां 9वां प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। 7-8 प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, 8 प्रत्यय पढ़ चुके हैं, 9वां प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए ऋणी, जिसको हम इन प्रत्यय भी कहते हैं। हेडिंग लगाइए, इन प्रत्यय हम पढ़ते हैं आज। देखिए, इन प्रत्यय बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बहुत सरल है। ठीक है, क्या करना है, ग्रह आदि शब्दों में, हाँ सर, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, हाँ, हमारे साथी गुरु जी। तो चलिए, ग्रह आदि नहीं, शब्द लिख दिया मैंने। धातुओं में, ग्रह आदि धातुओं में, जो ग्रह शब्द है, ये ग्रह जो धातु है, इन धातु में कर्ता, ठीक है, के ग्रह आदि धातु में कर्ता के अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी ये जो शब्द है ग्रह, इस तरीके के जो शब्द आते हैं, इनके अंदर जो इन धातु है वो कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। कर्ता के अर्थ में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए,
जैसे ग्राही, ठीक है, उत्साही, स्थायी आदि। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द आते हैं उनमें आपका जो है इन प्रत्यय होता है। ठीक है, उतारिए फटाफट। ठीक है बेटा, आपका इन प्रत्यय सिर्फ इतना सही है। अब आप हेडिंग लगाइए, ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ल्युट प्रत्यय क्या कहता है देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह करण एवं अधिकरण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी ये जो आपका लुट प्रत्यय है, ये लुट प्रत्यय जो है आपका भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग में होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद में इसका जो प्रयोग है करण और अधिकरण, करण कहते हैं तृतीय विभक्ति, करण कारक जो हमने पढ़ा, और अधिकरण कहा जाता है सप्तमी विभक्ति को, अधिकरण कारक जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर जो है इसका प्रयोग होता है। उतारिए फटाफट। ठीक है बेटा, ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है, ये भी ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, लुट जो प्रत्यय होगा वो हमेशा नपुंसकलिंग के अंदर ही होता है। उदाहरण देखिए, जैसे दा, इसमें लुट जोड़ देंगे तो दानम। ठीक है, गम, गमनम। ठीक है, दा में लुट जोड़ा तो दानम बन गया, गम के अंदर जोड़ा तो गमनम बन गया। सा, साधनम, पा, पानम। ठीक है, ये सब नपुंसकलिंग चल रहे हैं। पठ, पठनम। ठीक है ना, पत, पतनम, स, सैनम। लिखिए जल्दी से, या,
यानम ठीक है बेटा, एक और लिख दीजिए, वद वदनम। ठीक है, उतारिए फटाफट से। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रत्यय कंप्लीट हो गया है, ये वाला। चलिए एक प्रत्यय हेडिंग लगाइए, टाप प्रत्यय। ठीक है, यानी ताप प्रत्यय कैसे होता है, अब हम इसको देखते हैं। लिखिए बेटा, हेडिंग लगा दी। चलिए लिखिए, इसका चिन्ह भी लिख लीजिए, आ रहता है लास्ट में। ठीक है, लिखिए, सामान्यतः एकारांत, इन जिनके अंत में एक ही ध्वनि आती है, शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः क्या होता है कि जो एकारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में एक ही ध्वनि आती है, उन्हें जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना होता है, उस वक्त में जो है टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लिखिए यहाँ पे, बाकी उदाहरण मैं आगे लिखूंगा आपको अगली स्लाइड पे। जैसे अज, इस अज का अर्थ होता है आपका बकरा। ठीक है, अब इसमें अगर आप टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये आपके बन जाएगा अजा। देखिए आगे ध्वनि आ गई, अजा यानी बकरी। ठीक है, इस तरीके से जो है टाप प्रत्यय होता है। उतारिए फटाफट, कुछ उदाहरण लिखते हैं फिर हम। चलिए कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे एक शब्द होता है आपका सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, अब इसमें अगर आप टाप जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपके सुता। टाप प्रत्यय अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो आपकी बन जाएगा सुता। ठीक है, एक शब्द लिखिए, कोकिल। कोकिल में टाप प्रत्यय जोड़िए तो शब्द आपका बन जाता है कोकिला। ठीक है, कोकिल, कोकिला। चतुर, इसमें टाप प्रत्यय जोड़िए तो शब्द बनता है आपके चतुरा। ठीक है, अश्व, अश्व यानी घोड़ा है ना, तो अश्वा। ठीक है,
टाप प्रत्यय जोड़ दिया, सिर्फ आ लगा देना है आपको। क्षत्रिय, ठीक है, तो टाप प्रत्यय जोड़े तो क्षत्रिया। ओके बेटा। बाल, टाप प्रत्यय जोड़े बाला, ठीक है जी। एक शब्द और होता है आपके कृष्ण, टाप प्रत्यय जोड़े बन जाएगा कृष्णा, ठीक है। एक शब्द और लिख दीजिए सरल, टाप प्रत्यय जोड़े सरला, ठीक है बेटा। एक शब्द और लिखें प्रथम, इसमें टाप प्रत्यय जोड़े तो बन जाएगा प्रथमा, ठीक है जी। लिखिए फटाफट, ये आपका टाप प्रत्यय है। देखिए इसका एक और नियम होता है आपका टाप का, ठीक है। वो नियम लिखिए फटाफट से, अगर नहीं लिखे समझ लीजिए सिर्फ आप। देखिए किसी भी शब्द में अगर आ जोड़ने से पहले अगर उसमें अक है, ठीक है, तो उसका इका बन जाता है। अगर अक है तो इका बन जाएगा। जैसे लिखिए आप, जैसे बालक, इसमें ये अक है लास्ट में, ठीक है, तो इसमें टाप प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपके बन जाएगा बालिका। समझ में आ रही है बात आपको? केवल इका जोड़ देना आपको, ठीक है। या अध्यापक, तो इका जोड़ दीजिए अध्यापिका, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। साधक, इका जोड़ दीजिए साधिका, ठीक है, वगैरह वगैरह। बाकी ज्यादा उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनसे ही समझ जाएंगे। चलिए आपका आखिरी का एक प्रत्यय है लास्ट, लास्ट प्रत्यय पढ़ लेते हैं। आपके प्रत्यय प्रकरण के लगभग हम इतिश्री की तरफ आ गए हैं। लास्ट प्रत्यय आपका गीप प्रत्यय है, ठीक है, गीप, ठीक है। क्या होता है इसको देख लेते हैं। गीप को लिखिए फटाफट, हेडिंग लगाइए। देखिए रिकारांत व नकारांत, यानी जिनके अंत में री और न आती है, ठीक है। रिकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने
के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए ऋकारांत और नकारांत जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में री आए या फिर न आए, उनको अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमें गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, करना पड़ेगा। उतारिए, फटाफट से उतारिए, फिर उदाहरण लिखते हैं हम इसका। उदाहरण लिखिए फटाफट। जैसे धात्री, तो इसमें ये री का बड़ी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, धात्री। तपस्विन, तपस्विनी। ठीक है, तपस्विन का तपस्विनी। दात्री, दात्री। ठीक है, गुणिन बराबर गुणिनी। एक और लिखिए, कामिन, कामिनी। ठीक है, फटाफट उतारिए इनको। देखिए, एक और नियम होता है इसका कि कुछ जो वय यानी उम्र के आधार पर का अगर परिचय दिया जा रहा है, किसी उम्र का अगर उसका मतलब एक कहते हैं उसकी स्टेज का अगर कुछ पता लग रहा हो, तो उसमें भी जो है आपके गेप प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण के लिए कुमार, कुमारी। ठीक है, कुमार का कुमारी। किशोर, किशोरी। लिखिए फटाफट। देखिए, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द और होते हैं जिनके अंदर गीप प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है, हम उनको भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे भोग कर, इसमें अगर गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम बन जाएगा भोग करी। ठीक है, भोग कर, भोग करी। जैसे अर्थ कर, अर्थ करी। ठीक है बेटा, लिखिए फटाफट।
नद, नदी, देव, देवी। ठीक है, उतारिए। मानव, मानवी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मृग, मृगी। ठीक है, मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरनी। गोप, गोपी, शूकर, शूकरी, महिष, महेश नहीं है, ध्यान रखिएगा, महिष यानी भैंसा, और महिषी यानी भैंस। ठीक है, आदि शब्द है ये। ठीक है, तो ये आपके जो है गीत प्रत्यय भी कंप्लीट हो गया है। आज हमारा प्रत्यय प्रकरण कंप्लीट हो गया है, यानी आपके कंप्लीट जो प्रत्यय है वो सारे प्रत्यय मैं लगभग करवा चुका हूँ। अब आवश्यकता है तो सिर्फ आपको अपने निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। आप अपना अभ्यास निरंतर करते रहें, और जो मैंने वादा किया था आपसे कि भाई मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस संस्कृत का कराऊंगा, वो वादा मैंने अपना लगभग पूरा कर दिया है। एक दो टॉपिक्स और हैं आपके, जैसे अव्यय हैं और उपसर्ग हैं, तो ये दो टॉपिक्स और कराऊंगा। उसके बाद में बाकी चीजें आपकी कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आपको याद करनी है। जैसे कि मैंने शब्द रूप तो आपके ग्रुप में डाल ही दिया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें आप लोग देख लें, अच्छे से उनको याद कर लें। जो भी किस पेज की जो पीडीएफ मैंने शेयर की है उन सभी शब्द रूपों को अच्छे से याद कर लें। प्लस धातु रूप जो आपके दिए गए हैं, कुछ धातुएं सिलेबस मैंने ग्रुप में डाल रखा है, उसमें देख लें कौन कौन सी धातुएं हैं, और पांचों लकारों में आपको वो धातुएं याद करनी है, उनके रूप याद करने हैं। वो भी कंसेप्चुअल चीज है। हालांकि कुछ समय होता तो हम उनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते, लेकिन अभी सिर्फ आपको याद करने की आवश्यकता है, आप उनको याद करें। इसके अलावा आपके कुछ काउंटिंग्स हैं 100 से ऊपर, है ना, 100 से ज्यादा, 1 से लेकर 100 तक गिनती तो आपको याद नहीं करनी है, लेकिन एक आधार माने कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती भी आपको एक तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो याद होगी तो 100 से ऊपर वाली गिनती आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक मैं उदाहरण बताऊं आपको, आप बनाएंगे कैसे? अगर 100 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपको नहीं आती है तो आप 100 से ऊपर की गिनती को नहीं बना सकते हैं। तो आपको याद तो सारी करनी है, ये मान करके चलिए, है ना। जैसे गणित का 6, ठीक है, इसको कहते हैं आपके षट, ठीक है, या 7, इसको कहते हैं आपके शब्द, शब्द। ठीक है, अब इसको अगर आपको 106 बनाना है, ठीक है, और इसको अगर आपको 107 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सिर्फ अधिक जोड़ना आपको, सप्त है तो सप्ताधिक शतम, यानी 100 से 7 अधिक, ठीक है, और इसमें भी षडाधिक शतम। बस यही पैटर्न चलता है बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जैसे 111 बनाने हैं, 111 111, तो सबसे पहले तो 11 को देखिए, आपको कहते हैं 11 को एकादश, 11 को एकादश कहा जाता है। ठीक है, अब अगर 111 को बनाना है तो 111 कैसे बनेगा कि एकादशाधिकम एकादशाधिक शतम, ये आपके 111 बन गया। इस तरीके से आपको जो है 100 से ऊपर की गिनती याद करनी है। आपकी जो परीक्षा में वो इस तरीके के शब्द पूछे जाएंगे। कोई भी अंक दे देगा, 111 दे दिया, उसको आपको संस्कृत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 11 को क्या कहते हैं? एकादश कहते हैं, और 11 100 से अधिक है ना, तो उसमें अधिक और जोड़ दो, तो एकादश अधिक, और 100 को क्या कहते हैं? शतक।
तो वो जोड़ दो, वो संख्या आ गई और कुछ नहीं करना, गिनती सिर्फ एक समझने वाली बात है। अगर समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छे से आप लोग सौते की गिनती को कर सकते हो। तो वो भी कंसेप्चुअल चीज है, आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट को समझना है कि एक से लेकर के आप सौते की गिनती को याद कर लीजिए, आगे की गिनती अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि हमको पता है 100 को क्या कहते हैं, हम 100 को कहते हैं शतकम, ठीक है। तो उसके आगे अधिक शतक जोड़ देना, किसी भी गिनती के आगे अधिक शतक जोड़ना है, बस इससे ज्यादा क्या करना है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और कल की क्लास, लगभग कल की क्लास आपकी लास्ट होगी हमारा जो सिलेबस है उसकी, जिसमें अव्यय और उपसर्ग दोनों मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में कवर हो पाए। अगर नहीं हो पाए अन्यथा में गया तो परसों के दिन एक लास्ट क्लास हम और ले सकते हैं, अन्यथा कल के दिन आपका जो सिलेबस है वो पूरा होने जा रहा है। और मैंने जो अपना वादा किया था आप लोगों से कि भाई मैं आपके संस्कृत का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो वो मैं लगभग पूरा कर रहा हूँ। और आपको भी अपने एक वादा है जो उसको पूरा करना है। और आपका वादा ये है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और जब रिजल्ट आए तो आप लोगों के फोन आएंगे, सब कहोगे कि सर मेरे 90 बने, मेरे 95 बने, मेरे 85 बने, मेरे 99 बने। तो वास्तव में बड़ा मजा आएगा, बहुत खुशी होगी उस दिन जब हम आप लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि सर हमारे 90 अबव है, हमारे 99 है, कोई कहे हमारे 100 है। हाँ हो सकता है 100 भी पॉसिबल है अगर मेहनत करें तो। मेहनत करने पर कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो उस दिन का मैं इंतजार करूंगा जब आप लोग अच्छे मार्क्स ला करके मुझे सूचित करेंगे। तो उस दिन वो जो खुशी है, वो जो पल है, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ईश्वर आपको पूरी क्षमताएं दे, पूरा जो है एक ऐसा सामर्थ्य दे कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करें। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः।